हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मई से लेके अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज़ के अंदर थी उन सभी को हम 3 पार्ट्स के अंदर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, ये उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपको कल इवनिंग में मिल जाएगा, जिसके अंदर हम सभी स्कीम्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप एग्जाम क्वेस्ट 247 यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों का लिंक जो कि हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। अभी तक हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना तक स्कीम्स को देख लिया था। जो हम नेक्स्ट स्कीम देख रहे हैं वो है आपकी भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक पूरी अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस एक प्रोजेक्ट के अंदर, भारतमाला परियोजना के अंदर आपके ढेर सारे काम किए जा रहे हैं, ढेर सारी स्कीम्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है भारतमाला परियोजना का वो क्या है? इंडिया के अंदर अगर हमें फ्राइट की या फिर पैसेंजर की मूवमेंट करनी होती है तो इसको लेके जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसको हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कॉस्ट, ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज वेरी हाई इंडिया। इनफैक्ट इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% ऑफ इंडिया जीडीपी होती है। ठीक है, बाकी देशों में अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को जितना हो सके उतना रिड्यूस करें। 10% पर हम इसको लेके आना चाहते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होने से क्या होता है? मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का बन रहा है, लेकिन ये सामान जहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया से इसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें पोर्ट तक पहुंचाना होगा और फिर पोर्ट्स के बाद ये शिप में लाद के दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये 100 रुपये का सामान बन रहा है, इस सामान को पोर्ट तक पहुंचाने की कॉस्ट 10 रुपये मान लेते हैं। तो ये सामान पोर्ट पे पहुंचने तक कितने का हो गया? 100 रुपये का सामान था, ये 110 का हो चुका है। अब अगर हम इस सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के देशों को ये सामान 110 रुपये का मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें और मान लीजिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम 8 रुपये कर देते हैं, तो ये सामान कितने में एक्सपोर्ट होगा? ये 108 रुपये का एक्सपोर्ट होगा। तो इससे क्या हो गया? हमारा जो सामान है, हमारा सामान थोड़ा सा चीप हो गया। हमारा सामान अगर चीप है तो बाहर के देशों में इसको एक्सपोर्ट करना और भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलता है जब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो इसीलिए भारतमाला परियोजना के अंदर हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम भारतमाला परियोजना के अंदर बना रहे हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होते हैं? लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा आपको एक ही जगह पे मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस आपको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, आपको ऐसे ट्रक्स की ज़रूरत है, आपको ऐसे ट्रक्स की ज़रूरत है जो कि रेफ्रिजरेटेड है। तो ये जितना भी सामान है, वेयर हाउसेस की आपको ज़रूरत है अगर सामान स्टोर करना पड़ जाए तो जितनी भी लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारी की सारी सर्विसेज। तो अभी न्यूज़ के अंदर भारतमाला परियोजना इसलिए थी क्योंकि इंडिया के अंदर 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को अप्रूवल मिल गई है अंडर दिस भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना के फेज़ 1 के अंदर, जो कि आपका चलना था 2017 से लेकर 2022 तक, फेज़ 1 के अंदर हमारा टारगेट था कि हम 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। 34,800 किलोमीटर का टारगेट था, लेकिन हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न इसके पीछे कोविड की वजह से स्लो डाउन आ गया था इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। फेज़ 2 के अंदर हमारा टारगेट है कि 2022 से लेकर 2024 तक हम 48,000 किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं। रोड नेटवर्क डेवलप करेंगे। ये जो रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, इसके अंदर आपके नए प्रोजेक्ट्स भी चालू किए जाएंगे जिनको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, और जो आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो नेशनल हाईवेज ऑलरेडी बने हुए हैं, उन नेशनल हाईवेज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर नेशनल हाईवेज हो गए, रोड्स हो गए, इनकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो नेशनल हाईवेज या रोड्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम एलिमिनेट करेंगे चोक पॉइंट्स। व्हाट आर चोक पॉइंट्स? चोक पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी सी रोड है, इतनी चौड़ी रोड है, इस पे ढेर सारा ट्रैफिक आ रहा है, ढेर सारी गाड़ी आ रही है, ट्रक्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन आगे जाके कोई एरिया ऐसा आता है
जहाँ पे ये थोड़ी सी कंजेशन हमें देखने को मिलती है, रोड नैरो हो जाती है। तो ये एक तरह का चोक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आके इतनी सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे आके नैरो होने की वजह से क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाएगा। ट्रैफिक जैम की वजह से क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। आप जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, फ्यूल की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है, दिस इंक्रीजेज द लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो हम चोक पॉइंट्स को एलिमिनेट करके ये सारा का सारा काम करने वाले हैं। अब भारतमाला परियोजना के अंदर अगर इतने ज़्यादा नेशनल हाईवेज बनेंगे, आपका रोड का नेटवर्क बनेगा, तो इससे जाहिर सी बात है कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखाई देगी। हमारा दूसरा टारगेट ये है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी हम मेन लैंड के साथ अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर एक कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। भारतमाला परियोजना के अंदर एक टर्म और आपको ध्यान रखनी है, और उस टर्म का नाम है आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। व्हाट आर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का मतलब होता है एक ऐसा रोड का नेटवर्क बनाएंगे हम। जब भी आपको टर्म कॉरिडोर दिखाई दे, तो यूजुअली द टर्म कॉरिडोर इज एसोसिएटेड विद रोड नेटवर्क। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है कि हम ऐसा रोड का नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि आपके ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे होती है, मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ए, यहाँ पे ढेर सारा सामान बन रहा है, ये सामान बन रहा है तो इसको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा होगा। वी नीड कनेक्टिविटी, we need connectivity so that this raw material can reach this manufacturing hub in an efficient manner. अब raw material आ गया, सामान बन गया, सामान बनने के बाद this item, these things have to be sold in the market as well. तो हमें connect करना है this manufacturing hub with the डिमांड एरिया, जहां पे इस सामान को खरीदा जा सके। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया गया, जिसके अंदर हमने रोड का ऐसा नेटवर्क कनेक्ट किया है, ऐसा नेटवर्क डेवलप किया है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। आपके ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड हाईवेज को डेवलप किया जा रहा है। आपके यहाँ पे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जा रहे हैं। कितनों की अप्रूवल मिल चुकी है? 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स की अप्रूवल मिल चुकी है। हमने भारतमाला परियोजना के 2 फेजेस देखे, जिस फेजेस के अंदर 34,800 किलोमीटर इन फेज 1 एंड 48,000 किलोमीटर इन फेज 2 हैव टू बी डेवलप्ड। इसके साथ साथ आपके देखिए, एक तो होता है ये आपका देश का, मैं कोस्टल एरिया ही बनाता हूँ, ठीक है, एक रफ सा मैप बना दिया मैंने। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें रोड का तो हमने नेटवर्क बना दिया, ठीक है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, रोड का नेटवर्क बना हुआ है, हाईवेज का नेटवर्क बना हुआ है। अब हमें इसको कनेक्ट करना है हमारे देश के हिंटरलैंड से। तो ये जो आपके हिंटरलैंड्स हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करने के लिए हम फीडर रूट्स बनाएंगे। ठीक है, फीडर रूट्स बनाए जाएंगे। तो ये आपकी पूरी की पूरी भारतमाला परियोजना है। क्या क्या याद रखना है इसके अंदर? आप एक तो टारगेट्स याद रख सकते हैं, दूसरा आपको याद रखना है कि कौन से मंत्रालय के अंदर बन रहा है, फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या होते हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होते हैं। लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो कि आपके मेंस के एग्जाम में काफी काम आता है, दैट द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया इज वेरी हाई, अराउंड 14%, एंड वी वांट टू रिड्यूस इट टू 10%। अगर हम इसको नोट से देखें तो अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो फोकस कर रहा है एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जिसके अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, इंटर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, फीडर रूट्स बनाए जाएंगे, आपके बॉर्डर एरिया के साथ, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स को भी डेवलप किया जाएगा। तो अगर हमें मान लीजिए म्यांमार के साथ ट्रेड करना है, तो हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए थ्रू रोड्स। म्यांमार तक तो रोड से जा सकते हैं, बांग्लादेश, ठीक है, तो इन एरिया के अंदर भी हमें रोड्स को डेवलप करना है, और वो तब होगा जब हमारी बॉर्डर रोड्स बनी होंगी। पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, कोस्टल एरिया के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो सामानों को पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए रोड नेटवर्क चाहिए। 2017 के अंदर ये जो परियोजना है इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, चोक पॉइंट्स को एलिमिनेट करेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बनाई जाएगी। इसके साथ साथ न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को भी अप्रूवल मिल चुकी है। लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अराउंड 14%, वी वांट टू रिड्यूस इट टू 10%।
ठीक है, ये थी आपकी भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट स्कीम इज आयुष्मान भारत। हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी वीडियोस बना पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। आप जितना ज़्यादा हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे, हम उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। इसीलिए अपने सपोर्ट को इसी तरह बनाए रखें, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। आयुष्मान भारत जो है ये इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके आना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है आखिर? देश के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको क्वालिटी हेल्थ केयर इजीली अवेलेबल ना हो। यही होता है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 2017 के अंदर हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने यह कहा था कि इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इसी सपने को साकार करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम कितने लेवल पे होता है। हेल्थ केयर सिस्टम का जो सबसे प्राइमरी टारगेट होता है कि बीमारियों को प्रिवेंट किया जाए। बीमारियों को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? जब मदर्स की एंड चाइल्ड की हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। दूसरा, जब बच्चे पैदा हो जाए उनको एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए। अगर किसी को डिजीज हो गई तो उस डिजीज की अर्ली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे काम कब होंगे? ये सारे के सारे काम तब होंगे जब हेल्थ केयर लोगों के क्लोज होगा। तो जो सबसे नीचे लेवल पे आपको हेल्थ केयर सेंटर्स देखने को मिलते हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस प्रिवेंशन वाली चीज के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, बीमारी के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाएगा अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड्स। फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में भी यहाँ पे अवेयरनेस की जाती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन का लेवल हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर जब बीमारी आइडेंटिफाई हो गई, वी नीड टू क्योर दीज डिजीजेस नाउ, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद आते हैं आपके सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स एंड योर टर्शरी हेल्थ सेंटर्स। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जो है ये दोनों के दोनों लेवल क्यूरेटिव होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाला आपका प्रिवेंटिव है और ऊपर के दोनों आपके क्यूरेटिव होते हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ये फोकस करते हैं आपकी बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड करने में, कि अगर आपकी बीमारी बेसिक मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी तो यहाँ से आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाना होता है तो वो उसको हम टर्शरी हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं। आयुष्मान भारत इन तीनों ही लेवल्स को कवर करता है। आयुष्मान भारत के अंदर आपके दो कॉम्पोनेंट है, एक है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और दूसरा आपकी एक इंश्योरेंस स्कीम है जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर क्या किया जा रहा है? आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम डेवलप कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंडिया के अंदर अगर देखे जाएं अलग अलग लेवल पे, तो आपके सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं, आपके अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। अगर इन सब का नंबर देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। हम इन 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बनाना चाहते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर, जो कि ये सारी की सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ इनको थोड़े से और काम दिए जाएंगे, जैसे कि आपकी आई हो गई, आपका ENT सर्विसेज हो गई, ओरल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को डेवलप किया जा रहा है। कितने किए जा रहे हैं? 1.5 लाख। दूसरी आपकी जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आपकी प्रिवेंशन पे फोकस करेगा, लेकिन अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो इलाज कराने में होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, और इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो इस एक्सपेंस को बियर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज हैं उनको अवेल नहीं कर पाती। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए देश की बॉटम 40% पॉपुलेशन को एक इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। अगर ये 40% जो लोग हैं इनको हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे 5 लाख रुपए का, तो इनका जो भी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर खर्चा होता है वो उस खर्चे को इस इंश्योरेंस स्कीम्स के थ्रू फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है? इसके अंदर फैमिलीज को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, ये पूरे परिवार के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, फ्लोटर बेसिस पर है, यानी कि पूरे के पूरे परिवार के लिए होगा। यानी 5 लाख में 1 लाख मान लीजिए परिवार के फादर ने कर लिया, 2 लाख का जो खर्चा था वो मदर के ऊपर हो गया, बाकी खर्चा बच्चों के ऊपर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोटर बेसिस पर आपकी ये इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम है, हर साल ये प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर
लगभग कह रहा हूँ, हर एक नहीं पर लगभग सभी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन है 5 दिनों की, तो इन 5 दिनों का खर्चा होगा। जब आप हॉस्पिटल से छूट जाते हैं तो आप घर पे रिकवर करते हैं, तब भी आपकी दवाई जो है वो कंटिन्यू होती रहती है, जिसको कहा जाता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। और हॉस्पिटल आने से पहले भी हो सकता है कि आपका कोई ना कोई खर्चा हुआ हो। तो इस स्कीम के अंदर ये जो 5 लाख रुपए हैं, इन 5 लाख रुपए में आपके हॉस्पिटल के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है वो, प्लस में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर अप टू 15 डेज वो कवर किया जाएगा, और आपके 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर भी कवर किया जाएगा। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, घर से आपको हॉस्पिटल तक लेके आना है, तो यहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, दिस टू वुड बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर 10.74 करोड़ फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि रूरल एरिया से होंगी और अर्बन एरिया से होंगी। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू यूटिलाइज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर क्या किया जाएगा, आपके जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया से उन परिवारों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि डिप्राइव्ड है, जो कि पुअर फैमिली से हैं। अर्बन एरिया के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्कीम का बेनिफिट देने के लिए। अराउंड 10.74 करोड़ परिवार हैं, तो ये माना जा रहा है कि इंडिया के लगभग 50 करोड़ पॉपुलेशन या जनता जो है उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये जो स्कीम है आपकी आयुष्मान भारत, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लेवल पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जो हमारे यूनियन मंत्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वही चेयरमैन होंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सारी की सारी पॉलिसी के जो फैसले हैं कि आयुष्मान भारत में किस तरह से काम किया जाएगा, क्या पॉलिसी अपनाएंगे, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बताएगी। फिर ये तो पॉलिसी बना रही है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट के लेवल पे स्टेट हेल्थ एजेंसीज बनाई जाएंगी। स्टेट पे स्टेट हेल्थ एजेंसीज, और ये है आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये स्कीम न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इंडिया ने 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को फंक्शनल कर दिया है। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल वाला काम था वो वाला काम यहाँ पे हो चुका है, और जिसकी वजह से ये न्यूज में थी। अच्छा, 1.5 में से अराउंड 1.2 को अभी फंक्शनल किया गया। 1.5 स्टैब्लिश हो गया, 1.2 आर फंक्शनल नाउ। जो नेक्स्ट स्कीम हम कवर करने वाले हैं वो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इंडिया के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटी को खेतों तक पहुंचाने के लिए हमने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। तो इस स्कीम की हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देखते हैं। इंडिया के अगर नेट सोन एरिया की बात की जाए, यानी कि कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे बुआई की जाती है, तो वो इंडिया में 141 मिलियन हेक्टेयर का है। 141 मिलियन हेक्टेयर में से केवल 65 मिलियन हेक्टेयर ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर शॉर्ट में आप याद रखना चाहें, तो इंडिया का केवल 45% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इज कवर्ड अंडर इरिगेशन फैसिलिटी। इसके अलावा जो भी एरिया है वो सारा का सारा डिपेंड करता है रेन्स के ऊपर, मानसून के ऊपर। तो मानसून डिपेंडेंसी हमारे फार्मर्स की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से, क्योंकि रेन्स अनसर्टेन है, इसी वजह से फार्मर्स जो है उसको कई बारी सफ़र करना पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में पहुंचाई जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लगा सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, जिनको हम मेजर या फिर मीडियम इरिगेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन आप देखना चाहें तो मेजर इरिगेशन प्रोग्राम का मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम जो कि 10,000 हेक्टेयर एरिया को केटर करे, उसको हम मेजर इरिगेशन प्रोग्राम कह देते हैं। तो हमें कुछ मेजर इरिगेशन प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, अब रेन के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसी रेन वाटर को इफेक्टिवली मैनेज कर लें। जहाँ पे भी रेन वाटर पड़ रही है वहीं पर अगर हम इस रेन वाटर को कलेक्ट कर लें, उसको स्टोर कर लें, एंड देन वी यूज़ इट फॉर इरिगेशन, वो भी एक तरह का सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। यानी कि हमें क्या करना है? हमें वाटरशेड मैनेजमेंट करनी है, वाटरशेड मैनेजमेंट करनी है। अब मेजर प्रोग्राम कर लिया, वाटरशेड की मैनेजमेंट कर ली। तीसरा क्या है? इंडिया के अंदर ढेर सारे ट्रेडिशनल तरीके थे जिसमें झोड़ बनाई जाती थी, छोटे छोटे आपके वाटर बॉडीज बनाई जाती थी ट्रेडिशनली, जहाँ से लोग अपनी लोकल पानी की नीड्स को फुलफिल करते थे, जहाँ से वो इरिगेशन कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते थे, लोकलाइज सॉल्यूशन आप एक तरह से इनको कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो छोटे छोटे माइनर प्रोग्राम्स हैं, इन माइनर प्रोग्राम्स को भी रन करना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है? इसके साथ साथ हमें फार्मर्स को अवेयर करना है कि कौन कौन सी ऐसी इफेक्टिव तरीके होते हैं जिससे वो कम पानी से भी ज़्यादा क्रॉप उगा सकें। ठीक है, यानी कि फार्म पर वाटर को किस तरह मैनेज किया जाए, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट।
ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो इंडिया के अंदर बारिशों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंडिया अपने पानी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगा। इसके लिए इंडिया के अंदर कुछ स्कीम्स पहले से ही चल रही थी। एक स्कीम का नाम था एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि चल रही थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दूसरी स्कीम चल रही थी आपकी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड को मैनेज करने के लिए। ये चल रही थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में, ठीक है। और तीसरी स्कीम चल रही थी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, जो कि चल रही थी आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ये 3 स्कीम्स आपके काफ़ी टाइम से चल रही थी। जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था, इसके अंदर राज्यों ने ढेर सारे इरिगेशन के मेजर और मीडियम प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था, बट दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम्स। क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज दे फेस्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो इसीलिए एक टारगेट ये रखा गया कि इन मेजर और मीडियम प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, और उसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी 1990s के अंदर, 1990s के अंदर। अब क्या किया गया? 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर इन तीनों कंपोनेंट को इंक्लूड कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इन तीनों की एक अम्ब्रेला आप स्कीम के नाम से जान सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो 3 कंपोनेंट है, ये किन किन नामों से जाते हैं? ये जाने जाते हैं एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसमें हम जो भी मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोग्राम्स हैं उनको टाइमली कंप्लीट करेंगे, उनको टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा, हर खेत को पानी, हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हमारे जो माइनर कैनाल्स होती हैं उन सबको डेवलप किया जाएगा, माइनर इरिगेशन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। और तीसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड वाला था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये जो स्कीम है 2015 में स्टार्ट की गई थी, 2021 तक चलनी थी। इसके अंदर सेंटर जो है वो स्टेट्स को फंड्स प्रोवाइड करेगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स जो भी खर्चा होगा आपस में शेयर करेंगे। सेंटर 75% खर्चा शेयर करेगा और स्टेट्स 25% इन प्लेन एरियाज, इन प्लेन एरियाज। वाइल इन हिली एरियाज, जहाँ पे आपके हिल्स ज़्यादा होते हैं, जो डिफिकल्ट एरिया होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होते हैं, वहाँ पे सेंटर 90% खर्चा बियर करेगा और स्टेट्स को केवल 10% करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपोनेंट है पैसे का जो सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स अपने प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये सारे के सारे काम नहीं हो पा रहे थे। अगर इसके अंदर हम एक्टिविटीज़ की बात करें कि इस स्कीम में कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएंगी, तो इसके अंदर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए, हर खेत को पानी, ठीक है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए जो सारी की सारी एक्टिविटी की जा रही है वो आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि वाटर की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन इरिगेशन की हमें टेक्निक्स अपनानी है, ताकि हम हर एक ड्रॉप पे ज़्यादा क्रॉप उगा सकें, यानी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप हम उगाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बेटर इरिगेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम फील्ड को फ्लड ना करें, हम स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें, ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करें। इस तरह की टेक्निक्स को इसके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ होती थी, एक्विफर्स होते थे, उनको रिचार्ज करने को, उनको रेजुविनेट करने के ऊपर काम किया जाएगा, उनको रेजुविनेट किया जाएगा। और आपके एक और चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, ये तरीका क्या है? इसके अंदर जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होता है, म्यूनसिपल वेस्ट वाटर को हम देखेंगे कि क्या हम इस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा। अगर बात की जाए कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो आपके नेशनल लेवल पे एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को चेयर करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो पीएम जो है वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को चेयर करेंगे, और इनका काम होगा जो भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे के सारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, एक डायरेक्शन दी जाएगी इस प्रोग्राम को लेके। फिर उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, जिसके चेयरमैन होंगे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। तो नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूशन इनके थ्रू होगी। अगर स्टेट लेवल पे बात की जाए, तो स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग है वो एक बॉटम अप अप्रोच को लेके चलती है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में
डिस्ट्रिक्ट के अपने इरिगेशन प्लान्स बनाए जाएंगे और फिर इन इरिगेशन प्लान्स के बेसिस पर जो राज्य होगा, स्टेट होगा, वो अपनी प्लानिंग करता रहेगा। तो इस तरह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। न्यूज़ में किस लिए था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 2015 से लेके 2020-21 तक ये स्कीम चलनी थी। अब इस स्कीम को रन करेंगे हम टिल 2025-26 तक। हमारी अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम को देखने से पहले कुछ फैक्ट जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो अगर हम फिशेस की बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया। दूसरा फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिशरीज का है। ठीक है, इंडिया का जितना भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसमें फिशरीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के अंदर। एक टर्म आप याद रखेंगे जिसका नाम है ब्लू रेवोल्यूशन, या फिर जिसको आप नील क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन क्या कहता है? ब्लू रेवोल्यूशन ये कहता है कि फिशेस की प्रोडक्शन के लिए हम अपने वाटर रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारी फिशेस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो। फिशेस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो, अगर फिशेस की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो, देश के अंदर न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो इंक्रीज हो, क्योंकि फिशेज आर अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इंक्रीज हो और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो हम अपने वाटर रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वी नीड टू एंश्योर दैट दीज वाटर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। अब इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्टार्ट किया था 2020 के अंदर। 5 सालों के लिए स्कीम चलेगी 2025 तक। ठीक है, 5 सालों के लिए स्कीम या फिर योजना बनाई गई है। ये जो योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आती है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। इस स्कीम के अंदर हम लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 सालों में। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है जो अभी हमने देखा था। पहला तो हमें इंडिया की फिश प्रोडक्शन को 70 लाख टन से इंक्रीज करना है। ठीक है, ये एडिशनल प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है बाय 2024-25। इसके साथ साथ हमें हमारे एक्सपोर्ट्स की अर्निंग को भी इंक्रीज करना है। कितना? 1 लाख करोड़ तक हमें अपनी एक्सपोर्ट की अर्निंग थ्रू फिशरीज चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग फिश फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम डबल हो जाए। सेम हमने ऑब्जेक्टिव कहाँ पे रखा था? डबलिंग फार्मर्स इनकम। जितने भी फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हम बाय 2022 डबल करना चाहते थे। उसी तरह से जो भी फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को भी हम डबल करना चाहते हैं। अब अगर फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए जो कि इन फिशेज को स्टोर कर सके। कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, वेयर हाउसेज होने चाहिए, ताकि जो फिशेस की स्टोरेज हो रही है इस स्टोरेज के टाइम पर फिशेस वेस्ट ना हो, खराब ना हो। तो इसके लिए हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और अभी आज की डेट में हम जितनी भी फिश प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए 100 यूनिट्स हम फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका 20 से लेके 25 यूनिट फिशेज जो हैं वो खराब हो जाती हैं। यानी कि केवल 75 to 80% फिशेज ऐसी हैं जो कि हम यूज कर पाते हैं। हम इस लॉस को रिड्यूस करके 10% पे लेके आना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पोस्ट हार्वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये जो आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रन हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, ये क्लस्टर बेसिस पर होगी। क्लस्टर बेसिस का क्या मतलब होता है? फिशरीज को, फिश इंडस्ट्री को जितनी भी सर्विसेज की जरूरत है वो सारी की सारी एक ही जोग्राफिकल यूनिट के अंदर, एक ही जोग्राफिकल एरिया के अंदर आसपास बना दी जाए। जैसे यहाँ पे आपके फार्मर जो हैं वो फिशेज को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे उन फिशेज को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी की सारी फैसिलिटी बनी हुई है। ठीक है, इसी के ही पास में आपकी फिश इंडस्ट्री से मान लीजिए फिश ऑयल बनाया जा रहा है तो वो फिश ऑयल बनाने की इंडस्ट्री भी आसपास लगी हुई है। लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की इंडस्ट्री भी आसपास है। तो ये क्लस्टर अप्रोच प्रोवाइड की जा रही है जिसमें जो भी फिश फार्मर्स हैं उनकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों की दोनों प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि हमारी फिशिंग इंडस्ट्री एक एफिशिएंट तरीके के साथ रन करते रहे। वरना क्या होता है, फिशिंग हो रही है यहाँ पे और फिशिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्री कई 100 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट लग जाती है, ढेर सारी फिशेज का लॉस हो जाता है। मान लीजिए यही इंडस्ट्री क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के अंदर यहाँ पे लगा दी जाए तो पास की पास से सारा का सारा काम जल्दी से निपट सकता है। तो इसीलिए हम क्लस्टर अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं मत्स्य संपदा योजना के अंदर। इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट तो है कि फिशेस की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। सेकंड, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है सो दैट
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं वो सिर्फ 10% रहे, ना कि 20 से लेके 25%। 20 to 25% इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो 10% पे हमें लॉसेज चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, फिशरीज की मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लस्टर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। ये थी आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 2 साल हो चुके हैं इसको इम्प्लीमेंट होते हुए। हमारी नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।